सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि लगातार आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, राजन सीरीज मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है नया वाला 2023 संस्करण का। अब 2023 संस्करण का ही हम पवन सीरीज, नई पवन सीरीज को यहाँ पे देखने वाले हैं और पूरा पवन सीरीज का जो गणित विषय है आपका और कंप्यूटर विषय है, इसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। और जैसा कि आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि लघुत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय तो मैं कराता हूं और लघुत्तरीय को भी आप बोलते हो कि सर पढ़ाओ, तो उसको भी मैं पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा और पूरा कंप्लीट करेंगे, कहीं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे और एक एक क्वेश्चन को मैं इतने ढंग से आपको समझा दूंगा। और आपको साथ साथ देखिए प्रैक्टिस करना है, ये आपका काम है। मैथ में सबसे मेन है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस आपको करना ही करना है, ठीक है। सबसे पहले वीडियो पॉज करके जो भी मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं उसको खुद से अटेम्प्ट करना है, नहीं आता है तो फिर आपको देखना है, ठीक है। आपको मोबाइल में वीडियो चला लेना है और रफ और पेन लेकर के बैठ जाना है। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना है। सही गलत जो भी जितना भी स्टेप आप सॉल्व कर पाओ खुद से करो पहले, ठीक है, उसके बाद आप देखो। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। सबसे अधिक बैक मैथ में ही लगती है, बहुत ही दुखद बात है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए आज ही और सबको बता दीजिए कि हाँ, मैथ थर्ड सेमेस्टर की चिंता करने की जरूरत नहीं है और सभी लोग आसानी से, देखिए पूरा सिलेबस तो मैंने पढ़ा ही दिया है, मास्टर क्लास पढ़ा दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दिए हैं, पहले के भी राजन पवन सीरीज करा दिया है, नया वाला राजन सीरीज भी पूरा सॉल्व करा दिया है, नया वाला पवन सीरीज भी पूरा सॉल्व करा रहा हूँ। तो इतना अगर आप कर लेते हैं राजन पवन सीरीज और जो मैंने मास्टर क्लास लिया है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं, इतना कर लेते हो आप। और अगर आपके पास समय है तो जो मैंने चैप्टर वाइज क्लासेस लिए हैं हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से, इतना अगर आप कर लेते हो तो और कहीं से कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, ठीक है। इतने में आप 25 में 25 स्कोर करके लेके आओगे, ठीक है। और बाद में कमेंट भी करोगे कि हाँ, मैंने यहाँ से मैथ्स पढ़ा था और मेरा 25 में 25 आया है, ठीक। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और अच्छे से सभी प्रश्नों को देखेंगे। देखिए कुछ प्रश्नों में अंतर है, बहुत अंतर नहीं है। जो पुरानी पवन सीरीज थी, नई, खैर आपको पुरानी नई पवन सीरीज से मतलब नहीं है, आपको पवन सीरीज जो इस साल की है, लेटेस्ट है 2023 की, उसको सॉल्व करना है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न जो आपको दिख रहा है, पहला ही प्रश्न यहाँ पे आपको गुणनखंड का देखने को मिल रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 का गुणनखंड है। अब इसको ध्यान से आप देखिए, पहला पद लिखा है एक्स स्क्वायर, दूसरा पद लिखा है प्लस एक्स और तीसरा पद लिखा है 1/4। 1/4 को आप लिखिए, कितना लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर। 4 को 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है और 1 का स्क्वायर, और इसे 1/2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से अब यह देखिए, आप ध्यान से देखिए, आपको यह क्या लग रहा है देखने में, आपको जरूर ही यह लग रहा होगा कि मैंने ऐसे पद लिखे हुए कहीं पे देखे हैं। तो बिल्कुल आपने देखा है, शुरू में आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कहीं पे a धन b का होल स्क्वायर अगर इस तरीके से लिखा है तो उसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, और कहीं पे इतना अगर लिखा है तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो a की जगह क्या है, x है, फिर प्लस, अब इसको देखिए 2 गुणे 1/2, एक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/2, ठीक है, और गुणे x और प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए बिल्कुल सटीक यह बैठ रहा है, a की जगह x है और b की जगह क्या है 1/2। तो ये कितना, इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और यह कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन सा में दिया गया है। तो यह ऑप्शन सा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 2 है, 2, 3 और x का समांतर माध्य 3 है
तो x का मान होगा। अब देखिए समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वह सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, कितने पद दिए गए हैं यह लिखना होता है नीचे। ठीक है, अब हमें समांतर माध्य की वैल्यू दे दिया गया है कि समांतर माध्य की जो वैल्यू है 3 है, तो बराबर की इधर समांतर माध्य की जगह 3 लिख देंगे। और पदों का योग देखिए पद कौन कौन से हैं, 2 है और धन 3 है, धन x है, और बटे पदों की संख्या कितने पद हैं, 1 2 और 3, 3 पद हैं तो 3 से भाग कर दीजिए। अब देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो इस 3 का गुणा उस 3 में हो जाएगा ऐसे, और यहाँ 3 के बटे में जो 1 है इसका गुणा यहाँ ऊपर हो जाएगा। तो देखिए 2 और 3 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 5 धन x, 5 धन x बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3 यानी कि 9, और x बराबर कितना हो जाएगा 9 ऋण 5 यानी कि 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे x का मान 4 होगा तो समांतर माध्य कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से 1 नंबर आप गेन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3 है, 2 बटे x ऋण 1 धन 3 बटे 1 ऋण x का मान क्या होगा, यह यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको हम लोग इतना भी लिख सकते हैं, 2 बटे x ऋण 1 जो है वह देखिए कहीं पे भी भिन्नों का जोड़ होता है तो हर समान किया जाता है। तो यहाँ पे एक हर देखिए x माइनस 1 है और यहाँ पे 1 माइनस x है, तो थोड़ा सा अंतर है, बस माइनस का अंतर है। तो यहाँ पे प्लस रखते हुए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 बटे इसको कितना लिखा जा सकता है, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस 1 है वह माइनस 1 बन जाएगा और जो माइनस x है वह प्लस x बन जाएगा। तो प्लस x को इधर लिख लेंगे, फिर माइनस 1 उसमें से घटा देंगे। अब देखिए माइनस कॉमन लेने के बाद ये है, फिर इसको बराबर कितना लिख सकते हैं, 2 बटे x माइनस 1, और इस माइनस का गुणा इस प्लस में होगा तो ये हो जाएगा माइनस 3 बटे x माइनस 1। ठीक है, तो अब देखिए हर समान हो गया है। अब इसके बाद घटा जोड़ कर सकते हैं। अब दोनों के हर में कितना है, x माइनस 1 है और यहाँ 2 और ऋण 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, ऋण 1 बटे x माइनस 1, यह इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि यहाँ ऑप्शन में अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन दा में दिया गया है, तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 4, 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36 है, यदि बाह्य पदों में एक 3 हो तो दूसरा बाह्य पद होगा। अब समानुपात आपको पता है, समानुपात कहीं पे a अनुपाते b लिखा गया है और समानुपाते c अनुपाते d लिखा गया है, तो बाह्य पद यानी कि a इंटू डी बराबर होता है मध्य पदों के गुणा के बराबर, यानी कि b इंटू सी ये होता है। तो अब यहाँ पे देखिए 4 समानुपाती में पदों में मध्य पदों का गुणा 36 दिया गया है, मध्य पदों का गुणा 36 दिया गया, यानी कि b इंटू सी 36 दिया गया है, और बाह्य पदों में एक पद 3 दिया गया, यानी a की वैल्यू मान लेते हैं 3 दी गई है, और d की वैल्यू जो है वह हमें निकालनी है, दूसरा बाह्य पद। तो अब d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से या इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, 3 से काटिए 36 को, 1 और 2, d की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो हो जाएगा 12, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5, 3 बटे 4 के घात में है 2 गुणे 3 बटे 4 के घात पे है 10, फिर भाग हो रहा है 3 बटे 4 के घात में है 8। तो अब देखिए 3 बटे 4 के घात में 2 और फिर गुणे 3 बटे 4 के घात में 10 और भाग में लिख दीजिए 3 बटे 4 के घात में 8, ये हो गया। अब देखिए जब अंश को हल करिए तो अंश में देखिए जो समान आधार होते हैं, जैसे a के घाते m लिखा है और a के घाते n लिखा है, तो समान आधार पे जो घाते होती हैं अगर गुणा हो रहा है तो घाते जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो समान आधार वाले पदों का अगर गुणा हो रहा है आपस में तो घाते जुड़ जाती हैं। तो इस तरीके से 3 बटे 4 के घात में कितना हो जाएगा, 10 धन 2 यानी कि 12, और भाग
3/4 के घात में 8। अब यहीं पे अगर भाग हो रहा होता है तो घातें घट जाती हैं। समान आधार है 3/4 दोनों का, घात जो है, जो भाग वाली घात है वह घट जाएगी, यानी कि 12 ऊपर है, नीचे 8 है घात में, तो 12 ऋण 8 हो जाएगा, यानी 3/4 के घात में क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब 4, 3 के घाते 4 कितना होगा, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 और 27 त्रिक 81, और फिर बटे में है 4 और 4 के घाते में 4, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 चौक कितना हो जाएगा, 24, 240 और 16 256, तो यहाँ पे 256 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन बा जो हो जाएगा 81/256, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 6 है, अनुपात का चिन्ह होता है। तो अनुपात का चिन्ह ऐसे ऊपर नीचे 2 बिंदी होता है, तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, समानुपात का चिन्ह क्या होता है। तो जैसे अनुपात का चिन्ह लिखते हैं एक बार, वैसे 2 बार लिख दीजिए, 2 बार अनुपात का चिन्ह क्या होता है, समानुपात। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यदि छोटी संख्या 12.5 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब माना संख्याएं जब अनुपात में दिया हो संख्याएं, तो उसी तरीके से मान भी लेते हैं। पहली संख्या उसी अनुपात में मानेंगे, पहली संख्या 8x और दूसरी संख्या 5x। अब बोला गया ये छोटी संख्या 12.5 हो, तो 8x और 5x में छोटा कौन सा होगा, 5x, और 5x की वैल्यू दिया गया है 12.5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 12.5/5, 5 से काटिए तो 2 और 5, एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.5, और 8x जो है वह बड़ी वाली संख्या है, तो 8 गुणे 2.5, तो 8 25 40 के शून्य, हाथ से लगा 4, 8 दूनी 16 और 4 20, तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, वह आ जाएगी 20। तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, 5:8 या 11:4 में कौन सा अनुपात बड़ा है। 5:8, अब अनुपात कौन सा बड़ा है यह बताना है अगर, तो अनुपात का मतलब होता है भिन्न। 5/8 और 11/4 में बताना है, तो भाग कर लीजिए। अब देखिए 5 में भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे, हो जाएगा 50, और 8 छक 48, 6 बार, 2 बचेगा 2 बार। और इसको देखिए तो 11 में सीधे सीधे भाग जाएगा 2 बार, फिर उसके बाद दशमलव लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 जो बचा है वह 30 हो जाएगा, और 0.7। तो यहाँ पे सीधे सीधे देख रहे हैं आप, इसका जो मान आ रहा है वह 0.62 आ रहा है, और इसका जो मान आ रहा है 2.7 आ रहा है। तो यहाँ पे जो अनुपात बड़ा हो जाएगा वह अनुपात हो जाएगा 11:4। ठीक, तो ऑप्शन बार हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, अनुलोम समानुपात में तीर की दिशा कैसी होती है। अनुलोम एक होता है अनुलोम समानुपात और दूसरा होता है प्रतिलोम। तो अनुलोम में जो तीर की दिशा होती है दोनों एक ही तरफ होती है, ठीक है। तो अनुलोम में क्या करेंगे, दोनों नीचे की ओर होती है, तो तीर की दिशा नीचे की ओर होती है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11, प्रतिलोम समानुपात में तीर की दिशा कैसी होती है, सामने की ओर, दाएं तरफ, बाएं तरफ, नीचे की ओर। तो प्रतिलोम अनुपात में क्या होता है, प्रतिलोम अनुपात मतलब कि एक राशि अगर बढ़ रही है, तो दूसरी राशि घटती है। तो यहाँ पे जो तीर का निशान होता है वह विपरीत दिशा में होता है। वह कैसी दिशा में होता है, पहला अगर नीचे की तरफ लगा रहे हैं तो दूसरा जो ऊपर की तरफ लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देना चाहिए था, एक ऑप्शन यह भी देना चाहिए था कि विपरीत दिशा में, ठीक है। जैसे सामने की ओर, दाएं तरफ, बाएं तरफ लिखा है, वैसे विपरीत दिशा में लिखा होता
तो वह ऑप्शन सही होता है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। यहाँ पे अगर ऑप्शन दिया होता विपरीत दिशा में तो वह ऑप्शन सही होता। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है, 80 पैसे और 4 रुपए का अनुपात है। 80 पैसे और 4 रुपए का अनुपात यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए 80 जो है वह पैसे में है और 4 जो है वह रुपए में है। तो हमेशा मैंने आपको अनुपात जब पढ़ाया था तभी बताया था कि जो अनुपात होता है वह समान राशियों का लिया जाता है। तो पहले 4 रुपए को भी पैसे में बना लेंगे, तो ये 4 में 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 400 पैसे। तो अब अनुपात ले लीजिए 80/400 हो जाएगा। 80 से काटिए 8 बचे 40, तो 1/5 यानी कि 1:5 का अनुपात मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, और जिस क्रम में बोला गया है 80 पैसे और 4 रुपए का अनुपात, तो 80 को आप अंश में रखेंगे, 80 को पहले रखेंगे, 4 को बाद में रखेंगे। ऐसा मत करिए कि 4 रुपए को पहले रख दें और 80 पैसे को बाद में रख दें, तो आपको उत्तर ये मिलेगा जो कि गलत उत्तर है। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन बा है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13, 500 मीटर और 5 किलोमीटर का अनुपात। अब 500 मीटर अनुपाते 5 किलोमीटर को मीटर में बनाएंगे तो ये हो जाएगा 5000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब देखिए 2 शून्य काट दें और उसके बाद 5 से 5 काट दें, तो यहाँ 1 और यहाँ 1 और 1 शून्य बचा है, यानी कि 1:10 का अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो है 1:10 यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 14 है, 35 को 3:4 अनुपात में विभाजित कीजिए। 35 को 3:4 के अनुपात में विभाजित करना है। तो देखिए 35 को अब जितने अनुपात में, जैसे 3:4 के अनुपात में किसी संख्या को विभाजित करना है तो इसको जोड़ लीजिए, 3 और 4 को जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा 7, और फिर 7 से 35 में भाग दे दीजिए। 35 में 7 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5। अब इस 35 को 7 टुकड़ों में अगर बांटा जाए तो 5-5 का एक टुकड़ा बनेगा, और यहाँ पे हमें 3 टुकड़ा एक जगह चाहिए, 4 टुकड़ा एक जगह चाहिए, यानी कि 3 गुणे 5 ये 15 एक हो जाएगा, और 4 गुणे 5 20 एक हो जाएगा। तो यहाँ पे संख्या क्या मिल गई, अनुपात से विभाजित करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको 15 और 20। ठीक है, तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, 27 के घात में लिखा गया है 2/3। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए, 27 को कितना लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 के घात में 3, और फिर इसके भी घात में है 2/3। अब मैंने बताया है आपको, अगर a के घात में m हो और उसके घात में n हो, घात के घात में अगर कुछ है तो घातों का गुणा हो जाता है, यानी कि इसको लिखते हैं m × n। इसी तरीके से इसको कितना लिख सकते हैं, 3 के घात में 3 गुणे 2/3। तो ये जो 2/3 है, हर और अंश जो हो जाएगा 3 का जो गुणा हो रहा है वो कट जाएगा, और 3 के घात में क्या बचेगा 2, और 3 के घात में 2 यानी कि 3 का 2 बार गुणा यानी कि 9। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा यहाँ पे 9, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, 4 के घाते 0, 4 के घाते 1, 4 के घाते 2 का मान है। 4 के घाते 0 का मतलब होता है किसी भी संख्या के घात में 0 लगा दीजिए तो उसका मान हो जाता है 1। ठीक, तो 4 के घाते 0 की जगह 1 लिख देंगे, फिर गुणे 4 के घाते 1 का मतलब 4 हो जाएगा, और 4 के घाते 2 का मतलब 16 हो जाएगा। 16 में 4 का गुणा होगा और 1 का गुणा होगा। ठीक है, तो देखिए इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 16, और फिर गुणा कर लीजिए 16 चौक 64। तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो हो जाएगा 64, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 17 है, देखिए 9 के घात में 1/2 और 4 के घात में 1/2 का मान है। अब 9 के घात में 1/2 लिखा गया है, 9 को कितना लिख सकते हैं, 3 के घाते 2 और इसके घात में 1/2, फिर गुणे
4 के घात में, तो 4 को लिख सकते हैं 2 के घाते 2 और इसके घात में है 1/2। तो अब देखिए घातों का घातों में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 के घात में 2 का गुणा 1/2 में, तो क्या बचेगा 1, 3 के घाते 1, फिर गुणे 2 के घात में 2 गुणे 1/2, तो ये क्या बचेगा 2 के घात में 1, यानी कि 3 गुणे 2, ये कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए आप 6 कहाँ दिया गया, ऑप्शन बा में, तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, 125 के घाते 1/3 को मूल रूप में व्यक्त करेंगे। मूल रूप में व्यक्त करना यानी कि क्यूब रूट, 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, जो करनी लगाएंगे और करनी की घात जो 1 के बटे में है जो संख्या, वही करनी की घात हो जाएगी। किसी भी संख्या पे जैसे a के घाते 1/n अगर लिखा है, तो अब a के ऊपर रूट लगाएंगे और ये जो 1/n है, n को यहाँ करनी की घात बता देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे 125 क्यूब रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा सही लिखा गया है, तो सही लिखा गया है बा, ऑप्शन बा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 से 10 के घाते 0 का मान है। अब मैंने बताया किसी भी संख्या के घात में 0 लिखा है तो उसका मान 1 होता है, तो 10 के घात में 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20 से 4 के घाते 3/2 का मान होगा, तो ऐसा प्रश्न हमने कर लिया है। अब 4 को लिख देंगे 2 के घाते 2 और इसके घात में लिखा गया है 3/2 और घातों का गुणा होगा तो ये 2 कट जाएगा, 2 के घात में 3 बचेगा, जिसका मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ऑप्शन आ यहाँ पे देखिए 8, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21, 5000 का 5% दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100। P मतलब मूलधन, R मतलब दर और T मतलब समय। तो रख लीजिए वैल्यूज, P कितना है, मूलधन है 5000 रुपए और दर है 5% की, समय है 4 वर्ष का और बटे में 100, 2 शून्य काट दीजिए। अब 5 चौक 20 और 20 का गुणा 50 में कर दीजिए, 5 दूनी 10, 50 गुणे 20 करिए, 5 दूनी 10 और 2 शून्य और, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगा वैल्यू। और साधारण ब्याज का जो मान हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 1000। ऑप्शन आज हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 500 का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, यह पूछा जा रहा है, ठीक है। मिश्र धन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। A जहां पे मिश्र धन है, P मूलधन है, R जो है दर है, N जो है वह समय है। तो A की वैल्यू ही हमको निकालना है। अब P की वैल्यू रख दीजिए 500 और 1 प्लस दर कितनी है 5% की बटे 100, समय है 2 वर्ष। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करना आसान है, देखिए 5 से 100 को काट देंगे, 20 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा 21/20 का 2 बार गुणा। A बराबर हो जाएगा 500 गुणे 21/20 गुणे 21/20। हर समान करेंगे 20 हो जाएगा और 1 जुड़ेगा 21 हो जाएगा और घात में है 2। अब देखिए 0 0 काट लीजिए और 5 का गुणा जब 21 में होगा तो ये कितना हो जाएगा, 105 गुणे 21 और फिर बटे में क्या बचा हुआ है, बटे में बचा हुआ है 4। अब 21 का गुणा करेंगे हम लोग 105 में, तो 21 5 हो जाएगा 105, 5 हासिल लगेगा 10 और ये हो जाएगा 0 और 21 और 1 22, 2205/4। अब 4 से काटिए तो 4 5 20 और 2, फिर ये कितनी बार जाएगा, फिर 4 5 20 होगा, फिर 1 बार जाएगा, फिर दशमलव लगेगा
फिर 2 बार, फिर 5 बार, यानी कि 551.25। तो ऑप्शन बा में दिया गया है मिश्रधन जो आ जाएगा 551.25 यह आ जाएगा, ठीक है वैल्यू। तो इस तरीके से इसको भी आसानी से हल किया जा सकता है, आप हल कर लोगे। ठीक, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संख्या 23 है, 200 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब देखिए फिर से वही प्रश्न है, यहाँ पे मिश्रधन पूछा था और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, मिश्रधन निकाल करके मूलधन घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। तो पहले हम मिश्रधन निकाल लेते हैं। फॉर्मूला अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए ऊपर लिखा है, ये हो गया चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला। यही फॉर्मूला सेट करिए, यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा मूलधन कितना है 200, फिर गुणे दर कितनी है 10% की, तो 10/100 और 2 वर्ष का निकालना है तो घात में 2। अब देखिए एक शून्य कट जाएगा तो 1/10 यहाँ पे बचेगा और एक धन 1/10 ये कितना हो जाएगा 11/10। तो ये हो जाएगा ए बराबर 200 गुणे 11/10 के घाते में 2, यानी कि 11/10 गुणे 11/10। अब शून्य शून्य काट दीजिए और 11 ग्यारहियम 121 और दूनी 2 का गुणा कर लीजिए 121 में, तो ये हो जाएगा 2 4 2 242। 242 आ गया मिश्रधन और मूलधन था 200। तो आपका ब्याज कितना आ जाएगा 242 माइनस 242 रुपए। तो ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 42 रुपए का आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ड में दिया गया है, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 है, बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है। बैंक सबसे अधिक ब्याज किस पे देता है, चालू खाते पर, बचत खाते पर, अस्थाई जमा खाते पर या आवर्ती जमा खाते पर। अब यह एक कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है और अगर आपको सभी खातों के बारे में पता है तो आप बता लोगे। अब चालू खाता क्या होता है, जिसमें जो बिजनेस के लोग होते हैं पैसा डालते निकालते रहते हैं, जैसे उनको सामान मंगाना है, कुछ दुकान के लिए, अपने बिजनेस का कुछ करना है, तो पैसे इधर उधर वो लोग करते रहते हैं। चालू खाता ये होता है, बचत खाता ये होता है, जो लोग सैलरी वाले लोग होते हैं जो पैसा बचत करते हैं और जैसे जैसे उनको खर्च करना होता है वो उसी तरीके से ये लोग भी पैसा उसमें जमा करते हैं, निकालते रहते हैं, सैलरी आती रहती है, घर खर्च करते रहते हैं। इसके बाद अस्थाई जमा खाता है, वो होता है जिसमें अस्थाई समय के लिए जो पैसा होता है वह जमा हो जाता है, जिसको आप जल्दी निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आवर्ती जमा खाता, एक समय अवधि के बाद जमा होता है, निकलता है पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए कि बैंक के पास जो पैसा सेफ रहेगा एक समय के लिए, उसी पे बैंक सबसे अधिक ब्याज दे पाएगा। तो चालू खाते पे तो सबसे अधिक ब्याज नहीं दे पाएगा, बल्कि कुछ भी नहीं देता है बैंक। तो बचत खाते पे भी थोड़ा बहुत देगा और अस्थाई जमा खाता हमेशा के लिए जो पैसा रखा है, जो एक अस्थाई समय के लिए रखा है, उसी पे सर्वाधिक ब्याज मतलब सबसे अधिक ब्याज जो है वह बैंक देगा। और आवर्ती में भी डालते निकालते रहेंगे एक समय के बाद, तो ये भी उतना ब्याज नहीं देगा, तो सबसे अधिक ब्याज मिलेगा अस्थाई जमा खाता पे। इसके बाद देखिए और मिलता है अस्थाई जमा खाते पे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25 है, ब्याज बचत खाता खोला जा सकता है। ब्याज या बचत खाता खोला जा सकता है एक नाम से, संयुक्त नाम से, आ बा दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो एक नाम से भी बचत खाता खोला जा सकता है और संयुक्त नाम से भी, जिसका नाम आपने सुना होगा ज्वाइंट अकाउंट है इनका। तो ज्वाइंट अकाउंट और एक पर्सनल अकाउंट दोनों बचत खाता का रूप है, दोनों ही खोला जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो हो जाएगा आ व बा दोनों, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए लघु गणक के अंतर्गत जिन संख्याओं में जब कोई आधार नहीं होता है तो आधार क्या होता है। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है log 3, तो यहाँ आप क्या समझोगे, बेस कितना है, यहाँ बेस समझा जाएगा 10। तो जहाँ पे आधार नहीं लिखा होता है वहां पे आधार जो है वह 10 समझा जाता है। ऑप्शन ड जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे किसी संख्या जो 4 लिखी हुई है तो 4 के नीचे 1 समझा जाता है, हर एक है। उसी तरीके से लॉग में हर जो बेस है, सॉरी हर नहीं बेस, वह बेस 10 समझा जाता है।
इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 27 है, 2.5% ब्याज की दर से ₹2000 का स्टॉक का बाजारी मूल्य ₹95 की दर से होगा। अब देखिए यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि ₹2000 के स्टॉक का बाजारी मूल्य ₹95 की दर से होगा। अब एक तो देखिए स्टॉक का होता है एक्चुअल दाम और एक होता है स्टॉक का बाजारी दाम। तो 100 रुपए पे जोड़ा जाता है, 100 रुपए पे जोड़ा जाता है कितना रुपए स्टॉक का मूल्य बाजारी मूल्य चल रहा है। तो 100 रुपए पे ₹95 चल रहा है, 100 रुपए पे ₹95 इस समय चल रहा है बाजारी मूल्य। तो 2000 रुपए पे कितना चलेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए 100 रुपए पे ₹95 चल रहा है, तो 2000 पे कितना बाजारी मूल्य होगा यह निकालने के लिए आप 2000 में गुणा कर दीजिए 95/100 से। ठीक है, 95/100 से तो शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा और फिर 95 का गुणा हो जाएगा 20 में। तो 95 दूनी 190 और एक शून्य और, तो ये कितना आ जाएगा 1900 रुपए। 2000 रुपए के स्टॉक का बाजारी मूल्य ₹95 के दर से ये कितना हो जाएगा 1900 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन सा जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे देखिए 27 प्रश्न हमने कर लिए। यह जो पहला पार्ट है यह कंप्लीट हो गया आपका। अब इसमें टोटल जो है वह आपके कितने क्वेश्चन है, यहाँ पे जो सीरीज है आपकी यहाँ पे टोटल 79 क्वेश्चन है। इनको 3 पार्ट में हम देख लेंगे। पहला पार्ट आपने देख लिया, उम्मीद है कि यहाँ पे सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कम से कम 5 मित्रों में इस क्लास को शेयर करिए ताकि सभी लोग इसी तरीके से आसानी से पढ़ पाएं और अपने प्रैक्टिस को अच्छा कर पाएं और सबको यह जानकारी भी हो पाए कि हाँ सीरीज सॉल्व कराई जा रही है, वह लोग साथ साथ सॉल्व कर लेंगे तो प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है उसके बगल होगा बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी महत्वपूर्ण वीडियोस कोई भी एग्जाम टाइम में आपसे वीडियो मिस ना हो, आपकी तैयारी बेहतरीन बनी रहे। इसी तरीके से सभी विषयों को आप पढ़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ऐप का लिंक, हमारे ऐप टारगेट यूपीटेट सीटेट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पे जाकर के आप सभी जितने भी सुविधाएं हैं, 3rd सेमेस्टर का कोर्स वहां पे आपको पूरा मिल जाएगा और कोर्स में आपको चैप्टर वाइज क्लासेस, चैप्टर वाइज सीरीज, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और सभी जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनका पीडीएफ मिल जाएगा। ये जो सीरीज आप देख रहे हैं राजन पॉन सीरीज, उसका पीडीएफ मिल जाएगा और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साथ ही मास्टर क्लास, ये सभी देखने को मिल जाएंगी आपको। वहां बिना प्रचार के सभी क्लासेस को आप देख पाएंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से कम समय में अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो ऐप को भी डाउनलोड करिए और 3rd सेमेस्टर कोर्स में एनरोल करिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में तब तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।